So before we go ahead to the next topic, हमने कल if you remember we have seen what is a wave front and what is a wave normal. तो जो आज के टॉपिक है they are connected with wave fronts and wave normals. तो सबसे पहले आपको क्विकली रिवाइज करवाना पड़ेगा व्हाट इज अ वेव फ्रंट. तो वेव फ्रंट समझने के लिए इफ यू रिमेंबर व्हाट वी हैव डन इज हम लोगों ने एक पॉइंट सोर्स लिया था इन एयर. And if you remember, this point source emits light in all possible direction. So it emits light in all possible direction. तो हर डायरेक्शन में it is emitting waves. तो the source is emitting waves in all the directions. Okay. So you have a point source S located in air which is emitting light in all possible directions. And if the speed of light in air is c बोल दो उसको v बोल दो तुम्हारी मर्जी वो बोल दो तो c बोल दो चलो ठीक है. लेट अस से स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज c. तो ये सारे के सारे जो वेव्स है इन टाइम t दे विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ c into t. तो all these waves in time interval t will cover a distance of ct and all these waves reach at the surface of a sphere. Okay, तो remember the idea here is very simple. idea ये है हमारे पास एक source था s of light which is emitting light in all the directions. The speed of light in the surrounding medium is c. So in time t the waves travel a distance of ct and reach the surface of a sphere. ये जो surface of a sphere है इसको हम लोग बोलते हैं wave surface. क्या बोलते हैं इसको? वेव सरफेस या फिर वेव फ्रंट बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट. अब हमको ये वेव फ्रंट डिफाइन करना है. हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था अगर आपको याद होगा. तो क्योंकि ये जो स्पीयर बना दिस इज अ स्पीयर. सो स्पीयर हो या फिर कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो सर्कल स्ट्रेट लाइन एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला स्पीयर ये सारे के सारे लोकस होते हैं. लोकस होता है सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स which satisfies a given geometrical condition. जैसे सर्कल इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which satisfy a condition x square plus y square equals to r square, right? Similarly parabola is a set of all the points is a locus of all the points which satisfy a given condition. अभी चार पैराबोला होते हैं. या तो y square equals to 4ax होगा या तो y square equals to minus 4ax होगा या तो x square equals to 4ay होगा या फिर x square equals to minus 4ay होगा. तो सिमिलरली ये भी एक लोकस है विच सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन. और आपको पता है यहाँ पे कंडीशन क्या है. सो लोकस अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट विच द वेव्स रीचिंग आर इन फेस. सब वेव का क्रेस्ट उस सरफेस पे पहुंचा. तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट विच ऑल द वेव्स रीचिंग आर इन फेस इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट. तो फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. हमने कल के लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट भी देखे थे. तो यू नीड टू रिमेंबर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स. एक है ऑफ कोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट. दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट. यहाँ पे जो मैंने दिखाया वो स्फेरिकल वेव फ्रंट ही है. तो वन इज स्फेरिकल वेव फ्रंट. और स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट लाइक सोर्सेस. तो जब पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट बनेगा स्फेरिकल. दूसरा था सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. अभी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है जब ट्यूब लाइक सोर्स होते हैं एलोंगेटेड सोर्स होते हैं एलोंगेटेड. तो यू हैव अ सोर्स समथिंग लाइक अ ट्यूब लाइट. तो इस केस में जो वेव फ्रंट्स बनते हैं मतलब जो लोकस बनता है ऑफ द वेव्स वो सिलेंड्रिकल इन शेप होता है. तो इस वेव फ्रंट को तुम बोलते हो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. ओके सिंपल. तो इफ यू हैव elongated sources like a tube light, इस केस में the wave fronts so formed are in the shape of a cylinder, hence they are called as cylindrical wave fronts. इसका मतलब wave front का shape जो है वो source के shape पे depend करता है. And then the last type of wave front that we have seen was, if you remember, it was plane wave front. It was plane wave front. What is a plane wave front? Plane wave front is a very small part of a very big spherical या फिर cylindrical wave front. क्योंकि अगर मैं एक स्पीयर का एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ तो वो छोटा सा पार्ट होता है प्लेन सरफेस. तो प्लेन
wavefront is a very small part of a very big spherical wavefront you can say। और मैंने आपको ये बताया था तो प्लेन वेवफ्रंट अगर बनाना है तो कंडीशन क्या हो जाती है, दैट द सोर्स शुड बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, और इफ द सोर्स इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस द रेज कमिंग फ्रॉम द सोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो प्लेन वेवफ्रंट किससे बनता है, प्लेन वेवफ्रंट बनता है प्लेन मतलब पैरेलल वेव से। तो बस इतना बेसिक्स पता होना चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर दिस बेसिक टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक्स। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ह्यूजेंस प्रिंसिपल, है ना, ऐसा ह्यूजेंस प्रिंसिपल है ना अगला टॉपिक। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या है पहले वो समझते हैं। एंड वन लास्ट थिंग बिफोर वी गो अहेड विद व्हाट इज ह्यूजेंस प्रिंसिपल, अगर मैं वेव फ्रंट पे किसी भी पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं उसको बोलते हो वेव नॉर्मल। So the normal drawn at any point on the surface of wavefront is called as wave normal। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, the normal मतलब perpendicular drawn at any point on the surface of a wavefront is called as wave normal। important है ये। तो now we are ready to go ahead with Huygens principle। अभी to explain how light propagates in a medium, Huygens gave some principles। There are 3 principles। So remember, it explains how light propagates in a medium। So to explain the propagation of light in a medium, Huygens put forward some principle। So Huygens gave some principles। और ये जो आपको अगर याद होगा, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था वाटर प्राइमरी सोर्सेज, वाटर सेकेंडरी सोर्सेज इसलिए इंपॉर्टेंट था। वाटर प्राइमरी सोर्सेज, द सोर्सेज विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्सेज। और सोर्सेज प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। उसमें से एक था बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, एक था बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एक था इफ यू रिमेंबर ड्यू टू न्यूक्लियर एंड केमिकल रिएक्शन, जैसे कि फायर क्रैकर्स में जब लाइट प्रोड्यूस होता है इट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड दैट फायर क्रैकर। सेकेंडरी सोर्सेज थे द सोर्सेज विच डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, दे रिसीव लाइट फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज एंड दे रिफ्लेक्ट और स्कैटर द लाइट। तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब टू एक्सप्लेन द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम, यूजेन गेव सम प्रिंसिपल्स। अभी पहला प्रिंसिपल है एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। इट एक्ट्स like a secondary source of light and emits secondary waves in all directions। बराबर है ना। ऐसा पहला क्या बोला है, पहला फर्स्ट, every point on the wavefront behaves as if it is a secondary source of light and sending secondary waves in all possible direction। तो every point on a wavefront behaves like a secondary source of light, sending या फिर giving out waves in all possible directions। इसका मतलब ये होता है अगर मैं कोई भी एक वेव फ्रंट लेता हूँ और वेव फ्रंट पे एक पॉइंट लेता हूँ तो वो पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स है, वो खुद के वेव फ्रंट जनरेट कर रहा है। लेकिन वेव फ्रंट का शेप क्या होता है, स्फेरिकल, राइट। अब स्फेरिकल शेप है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ले रहा हूँ, इस पे एक पॉइंट इमेजिन कर रहा हूँ, तो ये खुद सेकेंडरी सोर्स है, तो ये खुद का भी क्या बना रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट, इसको वेवलेट बोलते हैं, ये जो सेकेंडरी वेवलेट बना, दिस सेकेंडरी वेवलेट्स आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन हम लोग कंसिडर नहीं करते। सो दीज वेवलेट्स आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो दीज सेकेंडरी वेवलेट्स कुछ नहीं है वो वेव फ्रंट ही। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि वेव फ्रंट पे एक पॉइंट था, वो खुद एक सोर्स जैसा बिहेव कर रहा है, वो खुद का वेव फ्रंट इमिट कर रहा है। तो प्राइमरी का वेव फ्रंट, सेकेंडरी का वेव फ्रंट कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसके लिए हम लोग उसको वेवलेट बोलते हैं। तो दिस सेकेंडरी वेवलेट्स आर इफेक्टिव
only in forward direction, are effective only in forward direction. राइट. नंबर 3, देखो बेसिकली तुमको एक्सप्लेन क्या करना है, मैंने इसलिए पहले से स्पेसिफाई कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि ये जो ह्यूजेंस प्रिंसिपल है, दे ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम. एंड यू ऑल्सो नो कि जब तुम लाइट टर्न ऑन करते हो तो उसमें से जो वेव्स है वो सिर्फ आगे जाते हैं, दे ओनली गो आउटवर्ड्स. बराबर. तो तुमको ये एक्सप्लेन करना है कि दैट दिस वेव फ्रंट इज मूविंग फॉरवर्ड. अब मूविंग फॉरवर्ड है तो हमने क्या किया, मूविंग फॉरवर्ड समझाएंगे कैसे. हमने बोला कि एक काम करते हैं, ये एक वेव फ्रंट लेते हैं, वेव फ्रंट पे एक पॉइंट इमेजिन कर लिया, ये पॉइंट सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव कर रहा है, खुद के सेकेंडरी वेवलेट दे रहा है. तो यहाँ पे एक पॉइंट तो नहीं है, यहाँ तो दूसरा पॉइंट भी है, वो भी वैसा ही कर रहा है, और भी पॉइंट है वो भी वैसा ही कर रहा है. राइट. तो सबको ही सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट कर रहा है, और ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो है दे आर इफेक्टिव ओनली इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन. मतलब हमको बैकवर्ड डायरेक्शन तो लेना ही नहीं है. तो अगर मुझे अब वेव फ्रंट का नया पोजीशन फाइंड करना होगा, द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट is given by the common tangent drawn to all these wave fronts. So new position of the wave front is given by tangent drawn to all these secondary wavelets. फिर क्या होगा, फिर ये जो न्यू पोजीशन है, ये न्यू पोजीशन है, इस पे हर एक पॉइंट कैसा बिहेव करेगा, एज अ सेकेंडरी सोर्स, और ये खुद का वापस क्या जनरेट करेगा, सेकेंडरी वेवलेट. और वो सेकेंडरी वेवलेट कौन से डायरेक्शन में इफेक्टिव होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, अगेन अ कॉमन टेंजेंट. ऐसा करते 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 वेव फ्रंट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो द न्यू पोजीशन of the wave front is given by tangent, common tangent भी बोल सकते हो, by tangent drawn to all the secondary wavelets. तो ये 3 प्रिंसिपल्स है. डन. Based on these 3 principles, you can explain the propagation of any type of wavefront. You can explain the propagation of a spherical wavefront, you can explain the propagation of a cylindrical wavefront, and you can also explain the propagation of a plane wavefront. तो हमको सिलेबस में 2 टाइप के वेवफ्रंट का प्रोपगेशन हमको समझाना है. आपको ऐसा दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट, लेकिन एक्चुअली इट इज़ अ प्रोपगेशन ऑफ, अभी जो टेक्स्ट बुक में जैसा उसको नाम दिया है मैं वैसा ही नाम रख रहा हूँ. तो आपको नाम में ऐसा लिख के दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्फेरिकल वेवफ्रंट. एक्चुअली इट इज नथिंग बट प्रोपगेशन ऑफ अ स्फेरिकल वेवफ्रंट. बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मैं कुछ ज़्यादा लिखने वाला हूँ नहीं यहाँ पे. आई विल जस्ट एक्सप्लेन. तो इट इज, आपको एक्सप्लेन करना है हाउ अ स्फेरिकल वेवफ्रंट इज प्रोपगेटिंग इन अ मीडियम. तो यू हैव टू अप्लाई दिस 3 प्रिंसिपल्स ऑफ यूजेन. You have to consider every point as a secondary source. These secondary sources are giving out secondary wavelets. These secondary wavelets are effective only in forward direction, and the new position of the wavefront is given by the common tangent drawn to all the secondary wavelets. अब एक काम करते हैं, what we will do is we will take a section of a spherical wavefront. तो एक काम करता हूँ मैं, ये हमारे पास एक spherical wavefront था, मैं इस spherical wavefront का एक छोटा सा सेक्शन लेता हूँ PQ. So let's take a section PQ of this wavefront. So I'm just taking a section of this wavefront. तो ये हो गया section PQ of wavefront. तो एक source है, there is some source of light S which is over here in air, and this PQ is a small section of the spherical wavefront. तो अभी वो बाकी सब नोट्स में है. I will not write down anything here now. Consider a source S situated in air at some point. Consider a section of the spherical wavefront PQ due to this source S. Imagine 4 points. Consider 4 points. Let us say A, B,
सी एंड डी। तो हमने 4 पॉइंट्स ले लिए ए बी सी एंड डी ऑन दिस वेव फ्रंट, और ये जो 4 पॉइंट्स है दे आर गिविंग आउट secondary wavelets. Okay, they are giving out secondary wavelets. So there are 4 points. These 4 points, according to Huygens principle, these 4 points A, B, C, D will behave like secondary source, giving out secondary wavelets, and these secondary wavelets are effective only in forward direction. And the new position of the wavefront is given by drawing the common tangent. बराबर, ये हो गया कॉमन टेंजेंट, गुड, हो गया कॉमन टेंजेंट, यस। फिर क्या होगा, फिर वापस तुम इस पे और चार पॉइंट्स इमेजिन करोगे, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। तो यू विल इमेजिन फर्दर मोर 4 ऑफ दिस पॉइंट सोर्सेस ऑन दिस न्यू वेव फ्रंट, और फिर ये जो 4 पॉइंट्स है दे विल फर्दर गिव देयर ओन सेकेंडरी वेवलेट्स। तो चलता जाएगा। दिस इज हाउ अ स्फेरिकल वेव फ्रंट विल प्रोपोगेट। बहुत सारा एक्सप्लेन किया है, सिंपल है। और सेम इज विथ प्लेन वेव फ्रंट। सिर्फ हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट का प्रोपोगेशन एक्सप्लेन करते वक्त ना हमने PQ एक सेक्शन लिया था, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक सेक्शन था। आपको जब एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है, जब आपको एक्सप्लेन करना है द प्रोपोगेशन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट, उस केस पे तुम जो ये सेक्शन है PQ, ये जो सेक्शन है PQ, वो तुम प्लेन वेव फ्रंट का लोगे। तो यू कैन इमेजिन अ स्मॉल सेक्शन PQ ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट। फिर वापस से वही आप इस पे 4 पॉइंट्स इमेजिन करोगे, 4 पॉइंट। और बाय द वे यहाँ सोर्स मत दिखाना, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट के लिए सोर्स इन्फिनिटी पे होता है, तो डायग्राम में सोर्स नहीं दिखा रहा हूँ मैं इसलिए। तो यू हैव 4 पॉइंट्स हियर, so these 4 points will produce their own wavelets. So they have their own wavelets which are effective in forward direction. Good. तो सारा का सारा theory एकदम सेम है, it's same. तो you have this 4 sources. Consider a section PQ of plane wave front. Imagine points A, B, C, D on this plane wave front. These 4 points will act as secondary sources of light. They will give secondary wavelets which are effective in forward direction. The common tangent drawn to all the secondary wavelets give the new position of the wavefront. जैसे ये था P dash Q dash is the new position, यहाँ पे भी P dash Q dash is the new position of the wavefront. फिर इस P dash Q dash पे 4 पॉइंट लो, वो सेकेंडरी वेवलेट देगा, सेकेंडरी वेवलेट पे वापस कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो, एंड देन इट गिव्स यू द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, सो ऑन सो फोर्थ। दैट्स इट, इतना ही हमको इस टॉपिक में है। तो ये 2 टॉपिक एकदम सिमिलर है, क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। अभी पार्ट ऑफ सिलेबस है तो पढ़ाना पड़ता है। आई कुड हैव टोल्ड यू कि रीडिंग असाइनमेंट है, पढ़ लो, बट एनीवेज तो हो गया यहाँ तक। What is next topic? I think it is reflection from a plane surface. हाँ, अब अगर आपको याद होगा कल का लेक्चर, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि हमने रे ऑप्टिक्स में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को सिर्फ स्टेट किया था, हमने प्रूव नहीं किया था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में तुम बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में तुम बोलते हो μ1 sin r इक्वल टू μ2 sin r, स्नेल्स लॉ। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू शो कि सच में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, एंड इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रिलेटेड बाय स्नेल्स लॉ। एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस मतलब प्लेन मिरर। ओके, थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिफ्लेक्शन में लाइट जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में गया, मतलब वेव फ्रंट जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में गया। इसका मतलब मुझे एक ही जगह पे 2 वेव फ्रंट दिखाने पड़ेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग ऐसा करेंगे, सबसे पहले मैं एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेता हूँ XY।
So this is a plane reflecting surface xy. Right? So consider a plane reflecting surface xy. Then we have a plane wavefront. We will give it some name. I will keep the notation as per your textbook, as per my notes. तो we have a plane wavefront. Let us say AB. हमारे पास एक plane wavefront है AB. तो ये plane wavefront है AB. Now this plane wavefront AB is incident obliquely. अब ये obliquely का कुछ मतलब होता है यहाँ पे. There are three types of incidents. एक होता है normal incidence. What is normal incidence? जब इंसिडेंट वेवफ्रंट डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल हो, और एंगल तुम वैसे भी नॉर्मल से मेजर करते हो, ये याद रखना. इन केस ऑफ ऑप्टिक्स ऑल द एंगल्स मोस्टली आर मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल. तो अगर मेरा नॉर्मल यहाँ पे है, इमेजिन दिस इज अ नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये वेव फ्रंट खुद नॉर्मल की डायरेक्शन में आया, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस. नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है. एक होता है जिसमें जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट मतलब इंसिडेंट रे, ये ग्रेजिंग होता है, सरफेस को टच करके जाता है. इस केस में इसको ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलते हैं, और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 90 डिग्री. और एक होता है जिसमें ना 0 है ना 90 है, इन बिटवीन, इसको बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस. तो हम लोग यहाँ पे जो वेवफ्रंट ले रहे हैं ना, वो ऑब्लिक इंसिडेंस का केस है. सो कंसिडर अ वेवफ्रंट AB which is incident obliquely on the reflecting surface xy. Now this wavefront AB is bounded between PA and QB. Between PA and QB, bounded मतलब boundaries. तो ये P पॉइंट था और यहाँ पे एक Q पॉइंट है. So the incident wavefront, plane wavefront AB is bounded between PA and QB. राइट? तो ये उसके बाउंड्रीज है, ये इससे बाहर नहीं जा सकता है. देन इफ यू नोटिस, क्योंकि ये ऑब्लिक इंसिडेंस है, तो ऑब्लिक इंसिडेंस में क्या होता है ना, वेव फ्रंट का एक पार्ट पहले पहुंच जाता है और तब तक दूसरा पार्ट पहुंचा नहीं सरफेस पे. तो होगा क्या, बिकॉज ऑफ ऑब्लिक इंसिडेंस A reaches the surface first, let us say at A dash. When A reaches A dash, B is still at B dash. बराबर. मैं वापस बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नहीं समझेगा तो अगला कुछ भी नहीं समझ में आएगा. हमारे पास है एक प्लेन वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट का नाम है AB. It is incident obliquely on a plane reflecting surface xy. This wavefront is bounded between PA and QB. This wavefront is incident on this surface. और क्योंकि ऑब्लिक इंसिडेंस है तो A पहले ही पहुंच गया. A reaches surface xy first at A dash. जब A dash पे था तो B dash पे है. Right? If I assume that the speed of light in that medium is v, so v is the speed of light in the medium. और यहाँ पे एक ही मीडियम है, तो मैं v1 v2 की बात ही नहीं कर रहा. रिफ्रैक्शन के केस में दो मीडियम होते हैं, एक जहाँ से आता है एक जहाँ जाता है, वहाँ मीडियम चेंज होता है, या मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तो v है. तो v is the speed of light in that medium. तो b डैश को सरफेस तक आने के लिए, मतलब C तक आने के लिए मान लो टाइम लग गया t. सो t इज द टाइम टेकन बाय b डैश टू रीच C. मतलब एट द सरफेस. देयरफॉर यू विल हैव b डैश C इक्वल्स टू t. ये डिस्टेंस हो गया v इंटू टी. व्हाट इज डिस्टेंस? वेलोसिटी इंटू टाइम. तो b डैश C क्या हो गया? v इंटू टी. अब जितने टाइम में b डैश C तक आया, उतने टाइम में a डैश क्या कर रहा था? अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट विल बी लाइक अ सेकेंडरी वेव फ्रंट. तो जैसे ही a डैश पे पहुंचा, अब तक b सरफेस पे आया नहीं, a पहले आ गया. तो a जैसे आया, a ने सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करना स्टार्ट कर दिया. a विल नॉट वेट फॉर b टू रीच C.
ए के लिए क्या है, बाउंड्री आ गई ना, तो बाउंड्री आ गई तो इट स्टार्ट्स इमिटिंग इट्स सेकेंडरी वेवलेट्स। और ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। आप बोलोगे यहीं क्यों नॉर्मल ड्रॉ किया, वहां क्यों नहीं किया? क्योंकि वेव फ्रंट तो ऐसा है ना, ए भी सरफेस पे आने वाला है, बी भी आने वाला है। पहले कौन आया? हाँ, तो जो पहले आया वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको नाम देता हूँ एन। लेट्स कॉल दिस एज एन। सो पी ए डैश एन इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, या एन ए डैश पी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल। Diagram is going to become very interesting and also maybe confusing. तो मैं सारे पैरामीटर यहाँ नोट डाउन करते जाता हूँ। तो ये जो आपका एंगल है, कौन सा एंगल है? एन ए डैश पी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एन ए डैश पी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल होता है वो। देन एज आई जस्ट टोल्ड यू कि जैसे ही ए डैश पे पहुंचा तो वो रुकेगा नहीं, वो तो अपना काम चालू कर देगा। तो व्हाट दैट ए डैश डज इज इट स्टार्ट्स सेंडिंग इट्स ओन वेवलेट्स, बराबर, करेक्ट। और देखो ये रिफ्लेक्शन है, याद रखना, दिस इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में लाइट मीडियम नहीं चेंज करता है, तो जो वेवलेट्स बनेंगे वो स्पेरिकल नहीं होंगे। वो क्या होंगे? वो स्पेरिकल नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे? वो व्हाट विल बी? दे विल बी हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे आएगा हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। अभी यहां से मेन कंफ्यूजन स्टार्ट होता है डायग्राम का। इट्स टू कंफ्यूजिंग। तो ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा, चलता रहेगा वो, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एनीवेज विल सी इट लेटर, बाद में देख लेंगे हम लोग, विल सी दैट लेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ तक क्लियर क्या? विच वॉज द वेव फ्रंट ए बी, हाउ इट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली, where it is incident on a plane reflecting surface. A reaches A dash first. When A is at A dash, B is at B dash. B dash will reach C in time t. Therefore, B dash C is Vt. लेकिन B dash जब C तक आए तब A dash तो वेट नहीं करने वाला, A dash खुद के सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करना चालू कर दिए। तो जब तक B dash C पे आता है उतने टाइम में A dash ने खुद के सेकेंडरी वेवलेट्स बना लिए, विच इज अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर वो इसलिए है क्योंकि आप तो रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो, रिफ्लेक्शन में मीडियम नहीं चेंज होता है। दैट इज समथिंग यू नीड टू नो। गुड, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। ओके, देन डायग्राम थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, करता रहेगा, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द डायग्राम। तो डायग्राम अगर देखोगे तो इस पर कभी डी पॉइंट लिया है, वेयर इज द डी पॉइंट? क्योंकि सी डैश डी इज सम डिस्टेंस दैट यू विल नीड। अरे डी पॉइंट लिया होगा ना डायग्राम में। चलो ठीक है, एनीवेज मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कोई बात नहीं। आई कीप इट लाइक दिस। अब मुझे पता है वो हेमिस्फीयर कोई एंगल से नहीं दिख रहा, लेकिन एक ही जगह पे दो दो चीजें ड्रॉ करना इज ऑल्सो डिफिकल्ट थिंग। तो एनीवेज गुड, तो ऐसा है, ये है हेमिस्फीयर। देन अब इसके बाद मैं इस सी पॉइंट से ये जो हेमिस्फीयर बना इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, और इस टेंजेंट को बोल देता हूँ डी, और ये लाइन ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, दिस इज ए डैश टी। गुड, अब इसके बाद जो भी डेरिवेशन होगा वो इन दो ट्राइंगल से आएगा, ए डैश बी डैश सी से और ए डैश डी सी से। अब बाकी एंगल भी वर्कआउट कर लेते हैं। ये एंगल एन ए डैश पी क्या था? आई, और यू सी दिस इज नॉर्मल, दिस इज टोटल 90 डिग्री, क्योंकि ये और ये नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर है। तो कितना है? 90 है। अगर ये 90 है, उसमें से एक पार्ट आई है, तो ये कितना है? तो दिस इज 90 माइनस आई, तो दिस एंगल हियर इज 90 माइनस आई।
विच एंगल इज 90 माइनस आई? एन ए डैश बी डैश, तो एन ए डैश बी डैश, दिस एंगल इज 90 माइनस आई। काम का है हमारे, बहुत काम का है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अस। वाई? व्हाट इज दिस टोटल एंगल देन? 90। इफ दैट इज 90, उसमें से एक पार्ट 90 माइनस आई है, तो ये बचा हुआ जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये क्या बन जाएगा? आई, है ना? क्योंकि अगर मैं इसको x बोल देता हूँ फिलहाल फिलहाल स्मॉल x, तो x प्लस 90 माइनस आई इज 90, तो x इक्वल्स टू आई, तो ये एंगल आ गया आई। सो योर एंगल बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी इज इक्वल्स टू आई। तो जो दो ट्राइंगल हमको यूज करने हैं, और ये सेम अप्रोच मैं रिफ्रैक्शन के लिए भी यूज करने वाला हूँ, दो ट्राइंगल्स का, और मैं नाम भी सेम रखूंगा सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये आई है, अब ये तो आई है, लेकिन अब मुझे बताओ, ये तो तुमने बात कर ली एंगल ऑफ इंसिडेंस की, व्हाट अबाउट रिफ्लेक्शन? क्योंकि तुमको आई इक्वल टू आर शो करना है ना, व्हाट अबाउट रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन 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 अब ये जो तुमने ड्रॉ किया, दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा वेव फ्रंट आया और रिफ्लेक्ट होके गया, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन। हाउ डू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल? तो ये एंगल यहां से यहां तक, ये क्या है? आर है ना? बराबर, यस, पक्का पक्का। तो ये एंगल कौन सा है? ये एंगल है एन ए डैश बी डैश, नहीं डी। कौन? डी। तो एंगल एन ए डैश डी, ये कौन है? आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बराबर। आई टोल्ड यू राइट एट द बिगिनिंग, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें डायग्राम, बिकॉज एक के ऊपर दूसरा चीज तुम ड्रॉ करो, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये हो गया आर। अगर ये आर है, तो ये एंगल कितना है? 90 माइनस आर, दिस इज 90 माइनस आर, एंड विच इज दिस पर्टिकुलर एंगल? डी ए डैश सी। तो एंगल डी ए डैश सी इज 90 minus r. If that is 90 minus r and one angle here is 90, so this angle becomes r. बराबर। तो a dash c d, एंगल a dash c d, ये कितना हो गया? हो गया ये, गुड। अब तुमको दो ट्राइंगल जो मैंने बताए, हमारा इंटरेस्ट तो अल्टीमेटली वो दो ट्राइंगल में ही है, तो दो ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं मैं, वो दो ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं। तो देखो वो दोनों ट्राइंगल में ना, दोनों ट्राइंगल में एक था ए डैश बी डैश सी, एक था ए डैश डी सी, राइट? ये दोनों में ए डैश सी साइड कॉमन है। और बाय द वे, जितने टाइम में बी डैश सी पे पहुंचा, उतने ही टाइम में इसने ए डैश ने क्या बना लिया? सेकेंडरी वेवलेट इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब इसका जो भी रेडियस बनेगा, कितना रेडियस बना? ए डैश डी, कितना बना? तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, क्योंकि स्पीड सेम है। जितने टाइम में बी डैश सी तक पहुंचा, उतने ही टाइम में ए डैश डी डिस्टेंस बन गया, मतलब रेडियस बन गया, उतने ही टाइम में, बराबर। तो उतने ही टाइम में, तो टाइम क्या है? स्पीड इनटू, सॉरी, व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज स्पीड इन दिस मीडियम? v। टाइम कितना लगा? t। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गए? सेम। अब ये काम में आएगा हमारे, और ये साइड कॉमन है, ये भूलना मत, ये साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन है, यस। एंड देन यू हैड समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे तुम्हारा बी डैश था, बी डैश था ना, वहाँ पे बी डैश था, बी डैश, ओके, गुड। तो सी पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, ये आ गया सी पॉइंट, ये था बी डैश, ये था 90 डिग्री था ऐसा। और एक पॉइंट था डी, डी पॉइंट था डी, और एक पॉइंट था डी। आई विल हैव टू शो इट 90 ओवर हियर। तो ऐसा था आपका ये ट्राइंगल। तो यू हैड दीज टू ट्राइंगल्स, ये था डी पॉइंट, ये एंगल है 90 डिग्री। एंड नाउ इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिकॉल, ये एंगल कौन है? अरे आए है, आए, कौन है? आए, आए। और ये कौन है? आर। सो इफ यू सी दीज टू ट्राइंगल्स,
triangle A dash B dash C and triangle A dash DC are congruent. Why congruent? When can you say that the two triangles are congruent? कम से कम एक साइड सेम है, तो एक साइड सेम है, ए सी इज कॉमन साइड, ए डैश सी इज कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है, और एक एक साइड सेम है। कौन सा एक एक साइड सेम है? ए डैश डी और बी डैश सी, ये दोनों क्या था? बी टी। और एक एक एंगल भी सेम है। कौन सा एंगल सेम है? बी डैश और एंगल डी कितना है? 90 90 है। अब जब ऐसा हो तो जो बचा हुआ ये एंगल होता है ना, ये सेम होता है। इसका मतलब जो एंगल बी डैश ए डैश सी था और जो एंगल डी सी ए डैश था, डी सी ए डैश था, ये इक्वल होता है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो आई इक्वल्स टू, हो गया बराबर, गुड। यहाँ पे ये डेरिवेशन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ प्रॉब्लम है कि वेव फ्रंट जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में गया, तो डायग्राम का प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम, मतलब बेसिकली जब तुम रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस देखोगे उस केस में ये सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, क्योंकि आता एक मीडियम से जाता दूसरे मीडियम में, एक ट्राइंगल ऊपर बनता है, एक ट्राइंगल नीचे बनता है। तो मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम यू विल फील लिटिल हेवी, बट इट इज नॉट हेवी। नाउ इट विल बिकम टू सिंपल फॉर यू। ये एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है XY, this is a reflecting mirror, plane mirror XY. You had a, what do you have is a plane wavefront which is bounded between P and QB. तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं उसकी बाउंड्री स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो these are the boundaries of that wavefront. तो यहाँ था P, ये था Q, plane wavefront था हमारे पास। We had a plane wavefront something like this. ये था AB wavefront, which is AB wavefront. अब AB wavefront का A पॉइंट पहले पहुंचेगा सरफेस पे, पूछेगा A डैश पे, और मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ नॉर्मल, क्योंकि मुझे एंगल्स मेजर करने हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जब A डैश पे पहुंचा तब B डैश पे है। B डैश को सरफेस तक आने में डिस्टेंस ट्रेवल करना है B डैश C, और B डैश C डिस्टेंस होगा V इंटू T, where V is the speed of light in that particular medium, करेक्ट। लेकिन B डैश जब तक C तक आए तो A डैश तो वेट नहीं करने वाला ना, A डैश तो अपना अपना काम चालू कर देगा, मतलब वो सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करना चालू कर दिया। तो ये याद रखना, सेकेंडरी वेवलेट्स आर इफेक्टिव ओनली इन द अपर साइड, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में नीचे लाइट ट्रांसमिट नहीं होता है, लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट होता है। तो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ इसलिए मैंने से ऊपर के सरफेस में दिखाया था ये, करेक्ट। तो ये आपका बन गया हेमिस्फीयर, समथिंग लाइक दिस। सिर्फ मुझे प्रॉब्लम क्या आता है ना, प्रॉब्लम ये आता है कि यू हैव टू मेक श्योर, बिकॉज तुम ना इस हेमिस्फीयर पे टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हो फ्रॉम पॉइंट सी। अगर वैसा करना है तो तुम सी को अंदर दिखा नहीं सकते। मतलब मैं तुमको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में गड़बड़ ना हो जाए तुम्हारा। तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दिस सी पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि यू आर सपोज टू ड्रॉ टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉ करना है तो बस यू विल हैव टू मेक दैट मच थिंग श्योर। बाकी बी का कोई टेंशन मत लो, वो तो देख लेंगे, राइट, गुड। देन यू ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन दिस स्फीयर फ्रॉम पॉइंट सी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। और ये हो गया आपका एक पॉइंट डी। बाकी डायग्राम में चिंता मत करना, बाकी चलता रहेगा, सिर्फ सी पॉइंट बाहर होना चाहिए। ये था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अगर ये आई है और ये टोटल एंगल 90 है तो ये 90 माइनस आई है, और ये 90 माइनस आई है, ये टोटल एंगल कितना है? 90 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल है बी डैश ए डैश सी, ये कितना हो गया? आई है। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, वेवफ्रंट रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि तुम खुद ही बोल रहे हो कि ये वेवफ्रंट किसने बनाया? ए डैश ने बनाया। तो लाइट ऐसा जाएगा, मतलब ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर। This is angle of reflection R. If this is R, this is how much? 90 minus R. And if this is 90 minus R, this is 90. So sum of all the angles of triangle is 180. तो ये तुम्हारा 90 minus R था, वो 90 था। तो जो बचा हुआ ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये कितना आ गया? गुड। मैं बोला सेकेंड टाइम कुछ नहीं लगता, सेकेंड टाइम इज टू इजी।
और तुमको पता होना चाहिए जितने टाइम में बी डैश सी तक पहुंचा उतने ही टाइम में ए डैश डी, मतलब बेसिकली इतना डिस्टेंस कवर हुआ, रेडियस कवर हुआ, तो ये दोनों आ गए सेम, ये आ गए सेम। गुड। देन ये दो ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ए डैश डी सी, दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन दैट वन साइड इज कॉमन, एक साइड कॉमन है, वन साइड इज कॉमन, और दो साइड सेम है, इक्वल है, तो दो साइड्स हो गए, और एक एक एंगल 90 है, एक एक एंगल, कौन सा एंगल, बी डैश वाला एंगल और डी वाला एंगल 90 है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए डैश डी सी आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके हिसाब से ये जो दो एंगल है, कौन से दो एंगल है, बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी एंड डी सी ए डैश एंड डी सी ए डैश, दे आर इक्वल, तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया, डन। तो सेकेंड टाइम में हमको 3 से 4 मिनट का टाइम लगा टू डू द सेम थिंग विच टुक 15 मिनट्स इन द फर्स्ट केस और मे बी 20, हो गया। अब हमको सेम वे से हमको रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस देखना है एंड वी वांट टू डिराइव स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, और दैट इज द रीजन कि आप लोगों को ये 11th में डिराइव नहीं करवाया जाता क्योंकि तुमको वेव फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। तो आफ्टर यू नो वेव फ्रंट ओनली देन यू कैन डिराइव दिस। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप द नोटेशन सेम, मैं नोटेशंस और बाकी सारे कन्वेंशन सेम रखूंगा। जब तुम भी एक काम करना, तुम यहाँ ध्यान देना, और तुम कल से साथ में मत बैठना, कल से ऑनवर्ड्स। ये हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस xy, and then you have again a plane wavefront which is incident obliquely, which is bounded between वही नाम दे देते हैं P and QB, they are bounded between P and QB। तो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का नाम भी वही रखते हैं AB, प्लेन वेव फ्रंट AB, ये AB वेव फ्रंट है। फिर वही सब चीजें हो रही है, A रीचेज द सरफेस फर्स्ट एट A डैश, जब A डैश पे आया तो B डैश पे था। अब सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये हो जाता है कि ये जो ऊपर वाला मीडियम है ये मीडियम नंबर 1 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू μ1 है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v1 है, करेक्ट, गुड। नाउ ऑफ कोर्स एज यू मेजर ऑल द एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, सो आई विल ड्रॉ नॉर्मल हियर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको ऐसा रख देता हूँ। सो आई कॉल दिस एज n, आई कॉल दिस एज n डैश नाउ, बराबर। ये एंगल हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस i, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस i, सही है, हाँ सही है, नथिंग रॉन्ग, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, करेक्ट। b डैश को c तक आने में टाइम लगा t, तो b डैश c इज v1t नाउ, इट्स नॉट vt एनी मोर, क्योंकि वहां पे स्पीड अलग है। और सिंस यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, तो लाइट मीडियम चेंज करेगा, मतलब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, लाइट का बेंडिंग होगा, लाइट जाएगा अंदर, दूसरे मीडियम में जाएगा, गुड। और जब ए डैश पे पहुंचा, बी डैश पे पहुंचा, बी डैश को सी तक आने में लगा टाइम टी, तो फिर ए डैश का उसका वेट तो करेगा नहीं कि उसको भी आने दो, तो वो अपना काम चालू कर देगा। उसका काम क्या है, टू प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स, बट दिस टाइम द सेकेंडरी वेवलेट्स आर इन द अदर मीडियम। वो पहले मीडियम का ऊपर वाला इग्नोर कर देना, ऊपर का हाफ पार्ट छोड़ देना, यू जस्ट हैव टू इमेजिन दिस। पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा तो ऊपर वाला पार्ट भी होगा, नहीं तो नीचे, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में नहीं जा रहा, हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, इट इज चेंजिंग द मीडियम। तो ये जो ऊपर का हेमिस्फीयर है वो भूल जाओ, सिर्फ नीचे के हेमिस्फीयर पे ध्यान दो, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स मीडियम चेंज हुआ तो ये मीडियम 2 में गया, मीडियम 2 में गया तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 था, स्पीड v2 था, बराबर, गुड। जितने टाइम में b डैश सी पे पहुंचा उतने टाइम में, उतने ही टाइम में रिमेंबर, उतने ही टाइम में इसने अपना एक सेकेंडरी वेवलेट बना लिया स्फेरिकल शेप का, और यहाँ पे मैं ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करके इसको पॉइंट डी बोल देता हूँ। पिछले केस में भी तुमने सी से डी तक टेंजेंट ड्रॉ किया था एट द सरफेस, यहाँ पे भी तुम वही कर रहे हो,
बराबर, पक्का पक्का, गुड गुड, वेरी गुड। देन अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल दिखाना है कि टुवर्ड्स नॉर्मल दिखाना है, दैट इज योर चॉइस। क्योंकि इफ द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो दैट मीन्स कि पहला जो मीडियम है वो डेंसर है, दूसरा वो रेयर है। अगर तुमको वैसा नहीं दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन शो दैट इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, उसका चिंता मत करना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, यू जस्ट हैव टू नो दिस। अगर तुम ऐसा दिखा रहे हो मतलब प्रैक्टिकली यू आर सेइंग दैट द लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, और आपको पता ही है लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल कब बेंड होता है, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो चलता है, कोई इशू नहीं है, परफेक्टली फाइन, इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट। से मुझे इसका थोड़ा सा शेप चेंज करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स नो इश्यूज, डन, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। But you have to also remember this is 90 because you are drawing tangent and radius are at 90 degree to each other. तो कोई इशू नहीं है, you can just do this, this is angle of refraction r, angle of refraction r है, यहाँ पे बना 90 डिग्री, बराबर, पक्का पक्का, हाँ कि ना, यस। अगर ऐसा है तो वापस से वही है, ये टोटल एंगल कितना था 90, तो ये एंगल कितना है 90 माइनस पाई, तो यहाँ पे जो ये एंगल बना एन ए डैश बी डैश, एंगल एन ए डैश बी डैश, ये कितना है 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई है तो बी डैश ए डैश सी, ये आई बन जाएगा वापस से, दिस इज आई, तो एंगल बी डैश ए डैश सी इज इक्वल्स टू आई। और ये जो एन डैश ए डैश डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट मैंने शिफ्ट किया, ये डी पॉइंट में यहाँ लेके आया आप, तो दिस डी पॉइंट, तो एंगल एन डैश ए डैश डी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, तो एंगल एन डैश ए डैश डी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। अगर ये आर है तो ये 90 माइनस आर है, विच एंगल डी ए डैश सी इज 90 माइनस आर, तो डी ए डैश सी इज 90 माइनस आर, और अगर वो 90 माइनस आर है तो ये एंगल क्या है आर है, विच एंगल डी सी ए डैश, तो एंगल डी सी ए डैश इज इक्वल्स टू आर। और साथ में जितने टाइम में बी डैश सी तक पहुंचा था उतने ही टाइम में ये नीचे हेमिस्फीयर बना, तो ये जो ए डैश डी है ये हेमिस्फीयर का रेडियस है, तो ये जो ए डैश डी है ये V2T है, क्या ये V2T, पिछले केस में VT लिखा था, इस केस में V1T और V2T लिख रहे हो क्योंकि मीडियम अलग है, स्पीड अलग है, दैट इज द डेटा यू हैव, पक्का। और जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, रिफ्रैक्टेड रे ऐसा जा रहा है, ऐसा यहाँ पे गया और यहाँ से भी ऐसा गया, तो वेव फ्रंट आया एंड देन बेंड्स एंड गोज। फिर वही दो ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे काम ज़्यादा आसान है हमारा, तो वही दो ट्रायंगल ले लेते हैं, उसमें से एक साइड तो कॉमन ही था ए डैश सी, और ऊपर यहाँ पे था क्या था पता है, बी डैश, राइट, और ये एंगल बनता है 90 डिग्री, हमने शो भी किया है, तो डायग्राम में भी शो करो, तो दिस इज बेसिकली ए डैश, दिस इज बेसिकली बी डैश, दिस इज सी, और नीचे ओवर हियर यू आर शोइंग सम अदर ट्राइंगल। हमको यहाँ पे ना कॉन्ग्रुएंट दिखाने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड दैट, ओनली एंगल्स यू टू शो प्रॉपर्ली, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस एंगल वाज आई, दिस एंगल इज आर, वी नीड ए डैश डी, वी नीड बी डैश सी फॉर अ रीजन, बताता हूँ क्यों चाहिए। अभी स्नेल्स लॉ प्रूव करना है तो तुमको तो पता ही है स्नेल्स लॉ में क्या आता है, साइन है साइन आर, ये आता है ना, तो साइन है साइन आर आता है, तो एक काम करो साइन आई लो और साइन आर ले लो। व्हाट इज साइन आई, विच साइड और विच साइड, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे अपोजिट कौन है बी डैश सी, हाइपोटेन्यूज कौन है ए डैश सी। व्हाट इज साइन आर, व्हाट इज साइन आर, अगेन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट कौन है ए डैश डी, हाइपोटेन्यूज कौन है ए डैश सी, ए डैश डी अपॉन ए डैश सी। इक्वेशन 2 इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो यू गेट साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू बी डैश सी अपॉन ए डैश सी अपॉन ए डैश डी अपॉन ए डैश सी। ए डैश सी हो गया कैंसिल कैंसिल, तो यू हैव बी डैश सी अपॉन ए डैश डी, लेकिन बी डैश सी क्या था V1T और ये कौन था V2T, राइट, dt हो गया कैंसिल आउट,
टी कैंसल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, यू हैव साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू v1 बाय v2, सम इक्वेशन नंबर 3. बट डू यू रिमेंबर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज c by v, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v. इसका मतलब ये होता है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू. इसका मतलब ये होता है कि v1 बाय v2 इक्वल्स टू μ2 बाय μ1. इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3 and 4, from equation number 3 and 4 you have sin I by sin R equals to v1 by v2, but that is equals to μ2 by μ1. So therefore you have μ1 sin I equals to μ2 sin R, hence proved. Done. बराबर. मैंने जानबूझ के नोटेशन सेम रखे. तुम रिफ्लेक्शन का पार्ट कर रहे हो, रिफ्रैक्शन कर रहे हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एंड लुक, जो भी नोट्स मैंने बनाया है ना, जो भी मैं नोट्स लिखता हूँ बनाता हूँ, उसमें मैं ट्राई ये करता हूँ कि आई गिव यू सम रफ आइडिया व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू आर सपोज टू परफॉर्म. नंबर 1, डायग्राम समझाना पड़ेगा आपको, तो कुछ समझाना नहीं है. लेट्स कीप इट वेरी प्लेन. कंसिडर अ प्लेन वेव फ्रंट is incident obliquely on a refracting surface xy. Let the wavefront be bounded between PA and QB. खत्म. ड्रॉ अ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इसके ऊपर कुछ लिखना नहीं होता. लिख लिया 3 लाइंस, डायग्राम ड्रॉ कर दी, क्या एंगल क्या है ऐसा लिख दो, लिस्ट बना के. दिख रहा है ना एंगल्स, लिख दो. एंड देन रिफ्लेक्शन में भी वही किया, रिफ्रैक्शन में भी वही किया मैंने. एंड देन टेक दिस 2 ट्राइंगल्स, क्योंकि तुमने सब लिस्ट बना के छोड़ दिया क्या क्या पैरामीटर क्या क्या है. फिर टेक दिस 2 ट्राइंगल्स. रिफ्लेक्शन के केस में वो 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ये शो करो. कॉन्ग्रुएंट कैसे, एक साइड तो कॉमन था और 2 साइड्स मतलब एक साइड इक्वल था, बी डैश सी और ए डैश डी सेम था और एक एंगल सेम था, तो कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो बाकी 2 एंगल्स है वो भी सेम होने चाहिए. और दूसरे केस में, रिफ्लेक्शन के केस में तुमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव ही नहीं करना है, तुमको चाहिए साइन आई साइन आर. तो 2 ट्राइंगल में एक एंगल आई आ रहा है, एक एंगल आर आ रहा है, बस ये मेक श्योर दैट यू हैव 2 एंगल्स समथिंग लाइक दैट. फिर साइन का डेफिनेशन यूज करो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. मिल गया, डिवाइड कर दो. डिवाइड कर लिया तो ए डैश सी जो कॉमन साइड था वो कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, बी डैश सी अपॉन ए डैश डी. बी डैश सी क्या है, v1 डी और ये क्या है, v2 डी. राइट. बट हमको पता है कि ये इनवर्सली रिलेटेड होता है, v एंड म्यू आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. तो देन ऑफ कोर्स बाय जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग यू हैव शोन μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r. पक्का. गुड. देन अगला टॉपिक है हमारा पोलराइजेशन ऑफ लाइट. द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू हैव इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट. पोलराइजेशन ऑफ लाइट. अभी पोलराइजेशन क्या होता है उससे पहले यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट. फिर देखेंगे पोलराइजेशन. और उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ लाइट. और इसी के लिए जो हमने कल के लेक्चर में डिफरेंट थ्योरीज देखी थी, जिसमें सबसे पहले थ्योरी था कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसके बाद था फिर ह्यूजेंस वेव थ्योरी, उसके बाद फाइनली वी एक्सेप्ट द थ्योरी व्हिच सेज दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो वी नो दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग electric and magnetic fields which are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. ये इंपॉर्टेंट है, तो आई हैव टू नोट इट डाउन हियर, क्योंकि इसके आगे अब पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा. सो वी नो दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which consist of oscillating, vibrating चलता है, of oscillating electric and magnetic fields which are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. गुड. अब थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दो. अब होता क्या है, इफ यू रिमेंबर मैंने कल आपको ड्रॉ करके बताया था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. तो दिस इज लाइक जेड एक्सिस,
this is y axis, this is x axis. If the wave is propagating along x direction, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस दे आर परपेंडिकुलर टू दिस वाइब्रेशंस, तो वो ऐसे आएंगे. ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड विच इज कॉल्ड एज बी नॉट, और ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड विच इज कॉल्ड एज ई नॉट. अब रिमेंबर, अगर मैं ऐसा शो करता हूँ कि जो लाइट है वो इस बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, कमिंग आउटसाइड, मतलब along z. So if the direction of propagation is along z, so direction of vibration of electric field, let us say, is along y, and magnetic field will be along x. तो इसके बाद से मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को along z लेने वाला हूँ फॉर माई कन्वीनियंस. और याद रखना, क्योंकि तुम 3D को 2D में बताने की कोशिश करते हो, योर पेज इज अ 2D प्लेन एंड यू ट्राई टू शो 3D थिंग्स ऑन 2D प्लेन, तो हमको कुछ नोटेशन यूज करने पड़ते हैं जिसको बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशंस. डॉट कन्वेंशन एंड क्रॉस कन्वेंशन, इट इज कहाँ से आया बता देता हूँ आपको. तीर देखा है, तीर. तो तीर को जब तुम फ्रंट से देखते हो तो तुमको उस एरो का पॉइंट दिखता है, मतलब जब तीर तुम्हारे पास आ रहा है तो तुमको पॉइंट दिखता है. और पीछे का पार्ट देखोगे, पीछे, राइट, वो तीर अगर तुमसे दूर जा रहा है तो तुमको बैक पार्ट दिखता है, पीछे वाला, और वो क्रॉस दिखता है. एरो हेड देखा है, तीर नहीं देखा है, ऐसे कैसे? हाउ, विच जनरेशन आर यू लिविंग इन? यू हैव नॉट सीन एन एरो. दिस इज एन एरो. when it is coming towards you, you see a point coming towards you. When it is going away from you, you see a cross going away from you. So when anything is coming towards you, मतलब coming out from the plane of the board or plane of the book, उसको मैं बोलूँगा डॉट. और ये आगे भी काम में आने वाला है चैप्टर नंबर 10 में, मैग्नेटिक फील्ड्स में. तो समथिंग कमिंग आउट इज अ डॉट एंड समथिंग गोइंग इनसाइड इज अ क्रॉस. इसको बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशंस. अभी ये याद रखना, काम में आएगा, अभी आएगा. मान लेते हैं मेरे पास एक 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 सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट इज कमिंग आउटसाइड. तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस आर लाइक परपेंडिकुलर टू दिस, सो दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, लेट अस से, एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस विल बी नाउ अलोंग एक्स एक्सिस, नाउ लाइक दिस. अब जब तुम पोलराइजेशन की बात करते हो, प्रॉब्लम क्या होता है वो भी समझ लो. मैंने बोला ये एक सिंगल वेव है, लेकिन एनी सोर्स ऑफ लाइट, जैसे तुमने ये ऊपर ट्यूबलाइट लगाया है, व्हेन यू टर्न इट ऑन, एक सेकंड में यू नो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेव्स आर कमिंग आउट. इट्स नॉट वन वेव, बिलियंस एंड बिलियंस, 10⁻15, 16, 17 पर सेकेंड. तो हर बार ऐसा तो नहीं होगा कि हर एक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन सेम ही है. हो सकता है किसी का ऐसा भी है, हो सकता है किसी और वेव का ऐसा भी है, राइट, करेक्ट. तो हर एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, यस, बट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस फॉर ईच वेव्स आर नॉट सेम. किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, परपेंडिकुलर. किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन लेट अस से इन दिस प्लेन साइड वाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो साइड वाइज. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब तुम बहुत सारे वेव्स को एक साथ एनालिसिस करते हो तो कंफ्यूजन हो जाता है ना, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा. तो पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट सीखते वक्त हम लोग या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस देखते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड के. नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस देखे जाते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हम लोग ड्रॉ ही नहीं करते, क्योंकि जो थ्योरी इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को एप्लीकेबल है वही सेम थ्योरी मैग्नेटिक फील्ड को भी एप्लीकेबल है. तो याद रखना, पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट सीखते वक्त मैंने ऐसे एरोज ड्रॉ किए, तो ऑल दिस एरोज रिप्रेजेंट वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. वी सिंपली इग्नोर मैग्नेटिक फील्ड. तो ये सारे वाइब्रेशंस किसके हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. और क्योंकि ये वाइब्रेशन सेम प्लेन में नहीं है, मतलब ये सेम वेव्स भी नहीं है, सो दे आर नॉट सेम वेव्स. अब आ जाते हैं व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अनपोलराइज्ड लाइट. Unpolarized light is a light. Unpolarized light is a light in which the vibrations of electric fields are in all possible planes. तो कोई एक वेव होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस प्लेन में होगा, कोई और वेव होगा
उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन किसी और प्लेन में होगा, राइट। कोई और वेव होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन किसी और प्लेन में होगा। ऐसे बहुत सारे वेव्स हैं और हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो सेम प्लेन में नहीं है। इसको बोलते हो अनपोलराइज्ड लाइट, और उसका कन्वेंशन सिंबल इज अ स्टार। तो ये उसका सिंबल भी है और इसीलिए है, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स। तो डिफाइन कैसे करेंगे, पहले डिफाइन कर लेते हैं। वी आर डिफाइनिंग अनपोलराइज्ड लाइट हियर, अनपोलराइज्ड लाइट, और शॉर्टकट में इसको लिखते हैं यूपीएल, यूपीएल, unpolarized light. So a light which has a beam of light, a light मतलब सिंगल वेव की बात नहीं हो रही यहाँ पे, a beam of light, a beam of light which has vibrations of electric field in all possible directions, मतलब in all possible planes, is known as unpolarized light, UPL is known as unpolarized light। तो अभी इसके आगे से unpolarized light को मैं UPL लिखने वाला हूँ, UPL, पक्का, चल गुड। अब कुछ लाइट ऐसा भी होता है जिसमें सारे के सारे वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। So a beam of light which has vibrations of electric field only in a single plane. So the vibrations of electric field are constrained in a single plane. Constrained मतलब restricted in a single plane. Such a light is called as plane polarized light. तो पहले डिफाइन कर देता हूँ मैं और बाद में फिर उसका सिंबल क्या देख लेंगे। So a beam of light, a very interesting thing. क्यों? क्योंकि तुम सनग्लासेस जब पहनते हो तुम यही कर रहे हो। सनग्लासेस पहनना मतलब क्या, पहले सन से जो लाइट आ रहा था वो अनपोलराइज था, मतलब वाइब्रेशंस ऑल प्लेन्स में थे, मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा था। फिर तुमने सनग्लासेस पहना, वैसे सनग्लासेस का साइंटिफिक नेम है पोलराइजर, और उससे ही वो पोलराइड नाम का कंपनी भी है, राइट। तो व्हेन यू वियर दो सनग्लासेस आर मटेरियल्स विच बेसिकली पोलराइज द लाइट, मतलब वो सारे के सारे वाइब्रेशन को पास नहीं होने देते, दे अलाउ वाइब्रेशंस ओनली ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेन टू पास थ्रू। बाकी वाइब्रेशन सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा लाइट अंदर आया ही नहीं, दैट इज वाई यू फील लेस इंटेंसिटी। सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अ बीम ऑफ लाइट in which the vibrations of electric field are restricted to a single plane, is known as plane polarized light, that is PPL। अब इस केस में इसका जो नोटेशन है, अभी नोटेशन डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि जो वाइब्रेशंस है दे आर इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, मतलब पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो रिमेंबर इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ propagation, तो light is traveling to the left, and if the vibrations are in the plane of the board, मतलब parallel to the plane of board, and in your case parallel to the board of screen or parallel to the board of your paper, तो ऐसे केसेस में हम PPL को इस तरीके से डिनोट करते हैं। सो इन दिस केस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज पैरेलल, मतलब इन केस में वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये याद रखना, मैं लिख नहीं रहा, वो नोट्स में दिया हुआ है, तो जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। तो इस केस में
वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड या फिर प्लेन ऑफ द पेपर. मैंने बोला ना ये. एंड you can have vibrations which are perpendicular to the plane of board, which are going inside outside. तो ऐसे केस में जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, उसको डिनोट कैसे करते हैं? डॉट कन्वेंशंस. तो यहाँ पे अगर मैं इसे डॉट ड्रॉ कर दूं तो ये भी पीपीएल है. सिर्फ इस केस में जो प्लेन ऑफ मतलब जिस प्लेन में वाइब्रेशंस है ना, दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन. ये पैरेलल और ये परपेंडिकुलर है. तो नोटेशन इसका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. यहाँ तो टेंशन नहीं था, जैसे स्टार ड्रॉ करके छोड़ दिया, समझ में आ गया. स्टार ड्रॉ करके छोड़ दिया तो कौन है ये? अनपोलराइज लाइट. लेकिन प्लेन पोलराइज में सारे के सारे वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर प्लेन में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. तो डिपेंड करता है कि वो जो प्लेन है जिसमें वाइब्रेशंस है, इफ दे आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड तो ऐसा ड्रॉ करोगे, अगर परपेंडिकुलर तो ऐसा ड्रॉ करोगे. गुड. तो ये भी पीपीएल है, वो भी पीपीएल है. सिर्फ डिफरेंस ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, बस. बराबर. गुड. अब एक तीसरे टाइप का भी लाइट होता है जो मैंने नोट्स में नहीं दिया, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट. वो हमको काम में आएगा, थोड़ा सा ही आएगा. पार्शियली पोलराइज्ड लाइट. अब ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? पार्शियली पोलराइज्ड लाइट ऐसा होता है जिसमें एक प्लेन में वाइब्रेशंस ज्यादा है और दूसरे प्लेन में वाइब्रेशंस है लेकिन बहुत कम है. उसको बोलते हो पार्शियली पोलराइज्ड. Done. So in a given plane there are more vibrations and in another plane there are vibrations but very less vibration. It is called as partially polarized light. अब ये हमको क्यों चाहिए बताता हूँ मैं. उसका भी रीजन है why I am telling you partially polarized. सिलेबस में नहीं है, आपको मेंशन भी नहीं किया, बट यू शुड नो. अब ऐसा है, द क्वेश्चन हियर इज, मुझे यूपीएल को मतलब अनपोलराइज्ड लाइट को पीपीएल में मतलब प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करते हैं? देयर आर डिफरेंट मेथड्स. 3-4 मेथड है, उसमें से 2 तुम अभी सीखोगे, 2 तुम इंजीनियरिंग में सीखोगे. फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आएगा फिजिक्स में. पहला मेथड है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. वो आपको दिया है इसके बाद सिक्वेंशियली. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन बताता हूँ. ब्रिस्टल्स लॉ भी बोलते हो तुम इसको, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. अब इसमें होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंटली, अब तक तुम जब रिफ्लेक्शन की बात करते थे तो तुम बोलते थे चलो मिरर ले लिया, मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, सही है. लेकिन ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी रिफ्लेक्शन होता है. ट्रांसपेरेंट मीडियम से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन. तो जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, आई एम नॉट टेकिंग अ मिरर. देयर इज नो मिरर हियर. यू हैव अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब. We have a transparent glass slab. We do not have a mirror. मिरर नहीं है. अब क्यों नहीं बताता हूँ. ये है ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब का जो ऊपर का सरफेस है, दैट इज इंटरफेस विच सेपरेट्स टू मीडिया. अब हुआ ऐसा, कैसा हुआ ऐसा कि यहाँ पे एक यूपीएल अनपोलराइज्ड लाइट आके इंसिडेंट किया. तो ये है हमारा यूपीएल अनपोलराइज्ड लाइट. इसलिए मैं वाइब्रेशन दिखा रहा हूँ ऑल डायरेक्शन में, मतलब मैं यहाँ पे एक स्टार दिखा रहा हूँ. अब होता ऐसा है बाय द वे, यू मस्ट नो नाउ, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट विल बी पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड. तो रिमेंबर दिस, लाइट विल बी पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड. अब होता ऐसा है, फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बी, जिसको ब्रिस्टल एंगल बोलते हैं, उस एक एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड बीम है ना, वो हो जाता है प्लेन पोलराइज्ड. रिफ्लेक्टेड बीम क्या हो जाता है? प्लेन पोलराइज्ड. क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड. इट बिकम्स पीपीएल ओनली एट दैट पर्टिकुलर एंगल, नो अदर एंगल. जैसे क्रिटिकल एंगल में तुमने बोला था ना, फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द डेंसर मीडियम, for which the angle of refraction in rarer medium is 90 degree.
तो वो एक पर्टिकुलर एंगल था, उसी एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। वैसे ये भी एक पर्टिकुलर एंगल है जिस एंगल पे रिफ्लेक्टेड बीम प्लेन पोलराइज्ड होगा, राइट। उस एंगल को क्या बोलोगे? ब्रिस्टल एंगल, बाकी किसी भी एंगल पे नहीं होगा। तो हुआ क्या, आया यूपीएल और रिफ्लेक्शन में गया पीपीएल। अब थोड़ा और सोचोगे होता क्या है, होता ऐसे है। अब मैं सारे कंपोनेंट्स नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने पहले सिर्फ आपको अच्छे से समझाने के लिए सारे कंपोनेंट्स ड्रॉ किए। मैं सारे कंपोनेंट्स यहाँ नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि इट लीड्स टू फर्दर कंफ्यूजन। ऐसा है, मैं अभी फिलहाल दो ही कंपोनेंट्स दिखा रहा हूँ, एक है पैरेलल और एक है परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, समथिंग लाइक दैट। गुड। अभी हुआ ऐसा, मैं तुमको ये जो कॉन्सेप्ट है ना नंबर्स में समझाता हूँ तो समझेगा, अच्छे से समझेगा नंबर्स में। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट मान लो उसमें टोटल 100 कंपोनेंट्स है, 100, उसमें से 50 पैरेलल है और 50 परपेंडिकुलर है, ठीक, 50-50 बराबर, टोटल 100। नाउ इमेजिन हुआ ये कि ये जो पैरेलल कंपोनेंट्स है ना, पैरेलल कंपोनेंट्स रिफ्लेक्टेड रे में फॉर अ गिवन एंगल, ब्रिस्टल एंगल, यहाँ पे 25 चले गए, बाकी 25 कहाँ गए? कहाँ गए? गुम हो गए। कहाँ गए? रिफ्रैक्टेड में गए। कहाँ गए? रिफ्रैक्टेड। ओके, ठीक। तो रिफ्रैक्टेड बीम में तुम्हारे पास पैरेलल वाले कंपोनेंट्स है और परपेंडिकुलर वाले कहाँ है? वो तो पूरे के पूरे इधर है। उल्टा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर सारे वहां गए, मतलब मोस्टली वहां गए, कुछ यहाँ पे आ गए और बाकी सारे पैरेलल इधर गए। मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो हमारे पास जो इंसिडेंट बीम था उसमें दो टाइप के कंपोनेंट्स थे, एक था पैरेलल वाला, एक था परपेंडिकुलर वाला, वो था अनपोलराइज्ड लाइट। अगर मैं इस अनपोलराइज्ड लाइट को एट अ पर्टिकुलर एंगल इंसिडेंस करवाता हूँ जिसको तुम ब्रूस्टर एंगल बोलते हो, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो बन जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वहाँ पे एक कंपोनेंट गए, पूरे के पूरे नहीं गए। अगर ये 50 थे तो 25 वहाँ गए, 25 यहाँ गए, और जो बाकी वाले थे परपेंड में वो तो पूरे ही यहाँ पे है। तो ये जो लाइट है ये कौन है पता है? ये पता है कौन है? ये पार्शियली पोलराइज्ड है। और वो कौन है पता है? वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। और ये होता तब है जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हो। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में when an unpolarized light is incident at a particular angle of incidence called as Brewster's angle, then the reflected beam is completely polarized, plane polarized. And when this happens, at that particular condition, reflected and refracted ray are exactly at 90 degree to each other, they are perpendicular to each other. अब ऐसा है कि ये पहला मीडियम था तो ये μ1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये दूसरा है, ये μ2 है, और ये 25 में हटा देता हूँ, 25 तो सिर्फ तुमको समझाने के लिए था। गुड। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। यू हैव μ1 sin थीटा b इक्वल्स टू μ2 sin थीटा r, वेयर थीटा r इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, करेक्ट? गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब if you look and if you know, of course you know, angle of incidence and angle of reflection are same. So you see theta b plus 90 plus theta r is 180, right? So equation number 1, and what do we see from figure is, हमको डायग्राम से क्या समझ में आया? हमको समझ में आया कि थीटा बी और 90 और थीटा आर मिलके कितने हो गए? 180। तो मुझे बताओ कि थीटा आर क्या होगा? 90 माइनस थीटा बी, 180 में से 90 गए और माइनस थीटा बी। अभी इक्वेशन नंबर 2 हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो फ्रॉम 1 and 2, therefore from 1 and 2 you get μ1 sin of theta b equals to μ2 sin of 90 minus theta b. What is sin of 90 minus theta? Cos theta. So you have μ2 cos of theta b. तो साइन अपॉन कॉस, और इसको वहाँ भेज देता हूँ। तो यू हैव साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। व्हाट इज दिस?
tan. So tan of theta b equals to mu2 by mu1. So therefore theta b, Brewster's angle, is tan inverse of mu2 by mu1. So this is called as Brewster's angle, and the law is called as Brewster's law. So Brewster's angle है, and the law is called as Brewster's law. What is Brewster's law? Brewster's law tells you that, simple, it tells you that the relative refractive index, क्योंकि ये relative refractive index है, this is refractive index of medium 2 with respect to medium 1, is equal to tan of Brewster's angle. हो गया define? हो गया define? The relative refractive index of the transparent glass slab from which the reflected beam is plane polarized is equal to tangent of Brewster's angle. Done? पक्का पक्का? गुड. तो आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी कल देखते हैं.